फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल नेहवाल एकेडमी। स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर फैक्टर अफेक्टिंग डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग पे एक वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे डोज और एक्शन व ड्रग के। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डोज और एक्शन पे प्रभाव डालते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। तो सबसे पहले है एज, बॉडी वेट, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, एक्युमुलेशन, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, हैबिचुएशन एंड एडिक्शन, आइडोसाइनोक्रेसी, हाइपरसेंसिटिविटी, टॉलरेंस, टेकिफाइलेक्सिस। ये 16 फैक्टर्स हैं जो डोज और एक्शन ऑफ ड्रग पे प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एज पर। तो जैसे आपको फिगर से ही पता चल रहा है कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं और जो बच्चे होते हैं उन्हें एडल्ट के मुकाबले लेस डोज की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो इनेबिलिटी होती है उनके अंदर जो ड्रग को एक्सक्रीट करने की, और जो ड्रग हमारी इनएक्टिवेट होती है उनकी क्षमता है उसमें कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं उनका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होने से क्या होता है कि अगर उनको हम पूरी डोज देते हैं तो ड्रग उनके बॉडी में, क्योंकि एक्सक्रीशन स्लो होता है उनका और जो लीवर फंक्शन भी पुअर होता है, तो क्या होता है कि ड्रग धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगती है बॉडी में। तो इसलिए जो ओल्ड पर्सन है और उनको जो है लेस डोज की आवश्यकता होती है जो अडल्ट डोज के मुकाबले। इसी प्रकार से जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं वो कुछ ड्रग के प्रति सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि उनका जो हेपेटिक और रीनल फंक्शन है, यानी कि उनका जो लीवर और जो किडनी फंक्शन है वो अभी इमेच्योर होता है। तो इसलिए वो ड्रग को पूरी तरीके से एक्सक्रीट या इनएक्टिवेट नहीं कर पाते, विच द ड्रग इज नॉर्मली इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ओल्ड पर्सन और चिल्ड्रन को लेस डोज की आवश्यकता होती है, और जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं वो कुछ ड्रग के प्रति सेंसिटिव रहते हैं ड्यू टू देयर इमेच्योर हेपेटिक एंड रीनल फंक्शन बाय विच द ड्रग इज नॉर्मली इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। सेकेंड हमारा आता है, जैसे आपको फिगर से पता चल रहा होगा, बॉडी वेट। जनरली जो ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है, जो नॉर्मल एडल्ट डोज जो प्रिस्क्राइब की जाती है, उस हम 70 kg नॉर्मल वेट लेते हैं, 70 kg। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 kg है तो उसको लार्ज डोज की आवश्यकता होगी, और कोई बहुत ज़्यादा वीक है और उसका वेट मान लिया 50 kg के करीब है तो उसको लेस डोज की आवश्यकता होगी। इसीलिए जो कैलकुलेशन ऑफ डोज हम चिल्ड्रन की करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट ही हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहती है एज के मुकाबले। तो और जो डोज जो कैलकुलेट की जाती है mg/kg ऑफ द बॉडी वेट की जाती है। नेक्स्ट है सेक्स। जनरली जो फीमेल्स होती हैं उनको मेल के मुकाबले लेस डोज की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका वेट नॉर्मली जो है वो मैन से कम होता है। अब ऐसे तो अपवाद बहुत हैं, बहुत सी लेडीज़ का वेट ज़्यादा होता है, लेकिन जो मैक्सिमम हम देखते हैं, मैक्सिमम जो लेडी का वेट होता है वो मेल से कम होता है। इसलिए जो है उन्हें लेस डोज ऑफ ड्रग की आवश्यकता होती है, और उनका जो रेस्पॉन्स है ड्रग के प्रति वो भी थोड़ा सा, कुछ ड्रग के प्रति जो है वो भी थोड़ा सा कम रहता है जो है मेल के मुकाबले। तो ड्रग शुड बी गिवन वेरी केयरफुली टू वुमेन ड्यूरिंग। अब जो ड्रग है हमारी वो बहुत वुमेन्स को जो है कई पोजीशंस ऐसी होती हैं, कई स्थिति ऐसी होती हैं जिसमें हमें बहुत ही केयरफुली ड्रग देनी होती है। इन द किस किस पोजीशन में, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। अब जैसे कि ड्रग है लाइक एलॉयज जो क्या है स्ट्रॉन्ग परगेटिव है, उसको हम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देते हैं। वाइल द ड्रग लाइक एंटी मलेरियल इर्गोट एल्कलॉइड, जो ऐसी ड्रग हैं जैसे कि एंटी मलेरियल इर्गोट एल्कलॉइड्स, जो कि हमारा जो यूट्रस मसल है उसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम प्रेगनेंसी में एंटी मलेरियल इर्गोडेल्कोइड्स यानी कि जो स्टिमुलेट करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल उसे देंगे तो इट्स लीड टू द इट लीड टू द अबॉर्शन। तो इसी प्रकार से लैक्टेशन में जो ड्रग होती है मॉर्फिन टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्या होती है, वो मिल्क में एक्सक्रीट हो जाती हैं, तो इसको भी बड़ी सावधानी से जो है लैक्टेटिंग मदर्स को देना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप जानते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो डोज पे प्रभाव होता है ना, डोजेज फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ड्रग अगर हम इंट्रावेनसली किसी ड्रग को देते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड स्ट्रीम में जाती है डायरेक्ट, तो उसके लिए जो डोज की आवश्यकता होती है ओरल के मुकाबले लेस डोज की आवश्यकता होती है अगर हम किसी दवा को इंट्रावेनसली देते हैं, है ना। तो इंट्रावेनसली देते हैं तो उसकी सबक्यूटेनस डोज से कम डोज लगेगी, है ना, और सबक्यूटेनस डोज जो है वो अगर सबक्यूटेनसली देते हैं तो वो ओरल डोज के मुकाबले कम डोज लगेगी। तो ये सब फिगर्स हैं जो है, अगर आप फिगर्स भी याद रख लेंगे तो आपको जो है सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं सब जो है वो याद रह जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आपको सुबह में अगर खाली पेट जो है वो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है, खाली पेट ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है ना। अगर हम खाने से पहले दवा लेते हैं तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो जो खाना खाने के बाद लेते हैं उसके मुकाबले अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई इरिटेटिंग ड्रग है उसको अगर हम एम्प्टी स्टोमक लेंगे तो क्या होगा, तो एम्प्टी स्टोमक लेंगे तो वो जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन पैदा करेगी, है ना। और आफ्टर मील अगर हम देते हैं तो वो क्या होगी, वो जो उसकी कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो जाएगी और जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो कम हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल है आयरन, आर्सेनिक, कोड लीवर ऑयल एटसेट्रा शुड बी ऑलवेज बी गिवन ऑन फुल स्टोमक। तो ये क्या है, जो आयरन है, आर्सेनिक है, कोड लीवर है, ये कैसी है, ये ड्रग है जो इरिटेशन पैदा करती हैं, जो है ना, जो इरिटेशन पैदा करती हैं, एडमिनिस्ट्रेट करने पे इरिटेशन पैदा करती हैं, तो इनको जो है फुल स्टोमक पे देना चाहिए। जबकि जो एंटासिड्स होते हैं वो एम्प्टी स्टोमक पे देने चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज। अगर हम डिजीज कंडीशन में हैं, अगर हमें फीवर है तो फीवर में हम जो पैरासीटामोल की मात्रा है उसको ज़्यादा टॉलरेट कर पाते हैं उसके मुकाबले जो नॉर्मल कंडीशन होती है। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ डिजीज का भी जो डोज है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जो अगर मान लिया हमारा जो है लीवर या किडनी जो डिस्टर्बेंस है तो ड्रग विच आर मेटाबोलाइज इन लीवर और एक्सक्रीट इन किडनी में प्रूव फैटल। तो अगर हमारा किडनी और लीवर में कोई डिस्टर्बेंस है और हम ड्रग लेते हैं, है ना, तो वो ड्रग कौन सी ड्रग लेते हैं जो मेटाबोलाइज होती है लीवर में और किडनी से एक्सक्रीट होती है, तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं सातवां जो फैक्टर हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे अल्कोहल इज बेटर टॉलरेटेड इन कोल्ड इन्वायरमेंट देन इन समर्स। तो इन्वायरमेंट का भी फैक्टर होता है, जैसे कि अल्कोहल के जो है हम ज़्यादा टॉलरेट कर पाते हैं इन द कोल्ड इन्वायरमेंट देन इन समर। इसी प्रकार से हमारे सेडेटिव्स हैं, सेडेटिव्स जो है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप, है ना। तो हम जो है सेडेटिव देते हैं, किस लिए देते हैं, स्लीप इंड्यूस करने के लिए देते हैं। प्रोड्यूस स्लीप इन ए डे टाइम इज मच मोर देन रिक्वायर्ड डोज स्लीप ड्यूरिंग नाइट। अगर हम सेडेटिव दिन में यूज़ करते हैं तो उसकी हमें ज़्यादा डोज लेनी पड़ेगी रात के मुकाबले, क्योंकि रात में क्या है कि अगर रात में लेते हैं तो हमारी जो नेचुरल स्लीप का समय होता है वो रात में होता है ना। तो इसलिए जो है कम डोज में ही हमारा प्रभाव डालेगी वो जो है। अगर हम दिन में यूज़ करेंगे सेडेटिव्स को तो हमें ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्चुअली में जो डे टाइम होता है उसमें नींद का जो है डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स जो फीमेल्स होते हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं मेल्स के मुकाबले, ऐसा माना जाता है।
कि फीमेल्स जो है मोर इमोशनल होते हैं और उनका जो ड्रग के प्रति जो रेस्पॉन्स होता है ना, वो भी अलग होता है, इसलिए उन्हें लेस डोज की आवश्यकता होती है। दूसरा, डॉक्टर के ऊपर फेथ। डॉक्टर के ऊपर फेथ, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत ही विश्वास के साथ जाते हैं और डॉक्टर हमें बहुत ही फ्रेंडली हमें ट्रीट करता है और हमें ये फेथ है कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, इसकी दवा लेने से हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या होता है, वो हमारे जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी पे प्रभाव डालता है, हमारे माइंड पे जो प्रभाव डालता है पेशेंट के जो, तो वो भी एक मेडिकेशन में जो है प्रभाव डालता है, वो भी हमारी डोज पे प्रभाव डालता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम नर्वस हैं तो हमें लेस डोज की आवश्यकता पड़ती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पेशेंट। नेक्स्ट फैक्टर आता है एक्यूमुलेशन। जब ड्रग रिपीटेडली हम बार बार जो है एक ड्रग को हम बार बार जो है लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं, लंबे समय, बहुत सी दवाई ऐसी होती हैं जिनको लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो अगर हम कोई भी ड्रग है उसको रिपीटेडली हम लंबे समय तक करते हैं तो उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो क्या होती है, बॉडी में हमारी एक्यूमुलेट हो जाती है और टॉक्सिक सिम्टम्स पैदा कर सकती है। तो जो इस टाइप की ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इस टाइप की जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करती हैं, तो उसमें है ना, तो ड्रग्स विच प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग आर कॉल्ड, ऐसी जो ड्रग्स हैं जो इस टाइप के क्यूमुलेटिव इफेक्ट पैदा करती हैं, जो है एक्यूमुलेशन पैदा करती हैं, टॉक्सिक सिम्टम्स पैदा करती हैं, तो या पॉइजनिंग पैदा करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्यूमुलेटिव ड्रग्स। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट आर जनरली प्रोड्यूस बाय स्लो एक्सक्रीशन। ये किस किस कारण से होता है एक्यूमुलेशन? अगर हमारा एक्सक्रीशन स्लो है, हमने दवा ली, एक्सक्रीशन स्लो है, तो क्या होगा, दवा पूरी तरीके से एक्सक्रीट नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाएगा उसका जो है डिफेक्टिव डिग्रेडेशन। अगर दवा का डिग्रेडेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो भी वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, है ना। और या फिर क्या है, दवा जैसे ली हमने और उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो हमारा जो है वो भी एक्यूमुलेट होने का चांस रहेंगे। तो देयरफॉर ड्रग लाइक डिजिटलिस, इमेटिन, ब्रोमाइड्स एंड हैवी मेटल शुड बी केयरफुली एडमिनिस्टर्ड, बट समटाइम क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज डिजायरेबल in drugs like chloroquine, phenobarbital, which are used in cases of malaria and epilepsy। तो इसलिए जो ड्रग्स होती हैं डिजिटलिस, इमेटिन, ब्रोमाइड्स, हैवी मेटल्स जो है इनको केयरफुली हमें देना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी कि एक्यूमुलेशन करते हैं हमारी बॉडी में, है ना। और जो ड्रग्स है जैसे क्लोरोक्विन, फिनोबार्बिटोन और जो हम मलेरिया में, एपिलेप्सी में जो यूज़ करते हैं, इनको भी बड़े केयर से देना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म पहले समझिए कि सिनर्जिज्म क्या होता है। सिनर्जिज्म जब हम दो दवा हम एक साथ देते हैं, जब दो ड्रग्स हम एक साथ देते हैं और उनका एक्शन या तो बढ़ जाए, यानी कि जो है जो हम दो दवा दे रहे हैं, यानी कि जो एक दवा के साथ दूसरी दवा दे रहे हैं, या तो उसके एक्शन को बढ़ा दें या उसको कम कर सकता है, तो बढ़ा भी सकता है और कम कर सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द ड्रग यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन में ड्रग यूज किए। अगर हमारी पोटेंसी और एक्शन ड्रग का इंक्रीज होता है तो इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं सिनर्जिज्म, है ना। अगर हमने दो ड्रग लेते हैं और जो दो ड्रग है, यानी कि जो दूसरी ड्रग है वो पहली ड्रग का जो है वो दूसरी ड्रग को लेने से, दो ड्रग कॉम्बिनेशन लेने से अगर ड्रग के एक्शन को इंक्रीज कर देती तो उसे हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। ये सिनर्जिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एडिशन और दूसरा होता है पोटेंशिएशन। तो एडिशन में क्या होता है, व्हेन द टोटल इफेक्ट ऑफ टू ड्रग इज जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट इज नोन एज एडिशन। जैसे कि 1 + 1 = 2, यानी कि अगर हमने दो दवा साथ ली हैं और इनका इफेक्ट बराबर है, यानी कि इनका इफेक्ट जो इनका सम आता है उसके बराबर है, यानी 1 + 1 = 2, है ना, कि दोनों ड्रग का इफेक्ट जो है उसके सम के बराबर है, तो उसे बोलते हैं एडिशन। पोटेंशिएशन क्या होता है, जब हम दो ड्रग लेते हैं और उनका इफेक्ट जो है वो क्या होता है, 1 + 1 से बढ़ जाए, है ना, यानी कि greater than 2। तो when the combined effect of two drug is greater than the sum of their individual effect, then it is known as potentiation, यानी 1 + 1 is greater than 2। एग्जाम्पल है combination of एफिड्रिन एंड एड्रेनालिन act as a better bronchodilator।
यानी कि जब हम एफिड्रिन और एड्रेनलिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है बेटर ब्रोंकोडाइलेटर का काम करता है। नेक्स्ट फैक्टर है तुम्हारा एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग, दिस फिनोमेनन इज नोन एज, यानी कि जब एक दवा के एक्शन को दूसरी दवा जो है अपोज करे तो उसे कहते हैं हम एंटागोनिज्म। यानी कि जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू ड्रग इज लेस देन देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, यानी कि जो है 1+1 जैसे मैंने उसमें बताया था 1+1 इज लेस देन 2, तो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग लेस देन देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, देन इट इज नोन एज एंटागोनिज्म। यानी कि एक दवा दूसरे दवा के एक्शन को का अपोजिशन करती है। एग्जाम्पल है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर हम एसिड पॉइजनिंग में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं तो एसिड पॉइजनिंग में क्या होगा, एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एल्केलाइन है, तो एल्केलाइन क्या करेगा, जो उसको इफेक्ट को एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज एंटागोनाइज बाय अदर ड्रग। इसी प्रकार से एड्रिनलिन एसिटाइलकोलिन, एड्रिनलिन क्या करता है, अगर एड्रिनलिन एसिटाइलकोलिन को साथ में देते हैं तो न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की करता है, क्योंकि एड्रिनलिन क्या है, वो वाजोकॉन्स्ट्रिक्टर है और जो एसिटाइलकोलिन है वो वेजोडिलेटर है, तो एंटागोनिज्म। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा हैबिचुएशन एंड एडिक्शन। तो सबसे पहले समझिए कि हैबिचुएशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को रिपीटेडली रोज करते हैं, जैसे हम चाय डेली पीते हैं या तम्बाकू है उसे डेली खाते हैं, है ना, या फिर सुपारी है, सुपारी को हम डेली खाते हैं, तो हम उसके क्या होते हैं, हम इमोशनली और साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाते हैं उस चीज़ के इसके ऊपर, है ना। अगर वो चीज़ हमें ना मिले तो क्या होता है, थोड़ी हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, हम अपने नॉर्मल काम को करते रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती, हल्की फुल्की थोड़ी सी परेशानी होती है ना। तो वैन सजन, और जब हम इनको मतलब यानी कि जब ये हमें नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, तो इंडिविजुअल कैन कैरी हिज रूटीन वर्क कर सकता है, और नो यानी कि फिजिकली हम जो है हमारे जो फिजिकली हम डिपेंड नहीं रहते हैं, है ना। तो इसको हम आसानी से इजीली टैकल कर सकते हैं। हम डेली चाय पीने की आदत है, अगर हमें चाय नहीं मिलती है तो हम उस परेशानी को क्या है, उसको हम फिजिकली डिपेंड नहीं है, हम मेंटली डिपेंड है, केवल हमें थोड़ा मेंटली परेशानी होगी, वैसे फिजिकली हमें कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है तुम्हारा एडिक्शन। एडिक्शन में क्या है, जब साइकोलॉजिकली और फिजिकली डिपेंडेंस हो जाए किसी ड्रग के ऊपर, जैसे कि एल्कोहल है, ओपियम है, कोकेन है, हीरोइन है, मॉर्फिन, पैथेडिन, है ना, और LSD जो एसिड लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड बोलते हैं इसको, ये लीड टू द एडिक्शन। इन ड्रग्स से क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है, और जो भी एडिक्ट होता है वो डीपली अटैच हो जाता है और वो इनका गुलाम हो जाता है, और इनको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी तरीका अपना सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को पैसे छीन सकता है, किसी को पैसे चुरा सकता है, किसी भी तरीके से, फेयर मीन या फॉल मीन, किसी से भी जो है वो उसे हर हाल में वो दवा चाहिए होती है, क्योंकि वो फिजिकली इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं जो एडिक्शन पैदा करती हैं या हैबिचुएशन पैदा करती हैं, उनको हमें बड़े ही सावधानी से प्रिस्क्राइब करना चाहिए या डॉक्टर को देना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है दी हैबिचुएशन और एडिक्शन की जो ये इमेजेस हैं, अगर इमेजेस भी आप दिमाग में रखें तो आपको जो है सारे फैक्टर्स जो है याद आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आइडोसाइनोक्रेसी। आइडोसाइनोक्रेसी क्या होती है कि जो अगर एक ही दवा को हम 2 पर्सन को देते हैं, लेकिन एक का रेस्पॉन्स उसी दवा के प्रति अलग भी हो सकता है ना। ये यानी कि हर एक दवा के प्रति हर एक आदमी का रेस्पॉन्स सेम नहीं होता है ना, और किसी में वो अबनॉर्मल या अनयूजुअल रिएक्शन जो है पैदा कर सकती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइडोसाइनोक्रेसी। जैसे कि किसी पर्सन को अगर हम एस्पिरिन देते हैं तो उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर दूसरे आदमी को हम उतने ही डोज एस्पिरिन की देते हैं तो उसको गैस्ट्रिक हेमोरेज हो जाता है ना। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को अगर क्यूनिन की जो है स्मॉल डोज भी जो है कानों में जो है रिंगिंग की प्रॉब्लम जो है, कानों में घंटी सी बजने लगती है अगर क्यूनिन लेते हैं वो। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, ये भी एक एलर्जिक रिएक्शन है ड्रग के प्रति, है ना। तो हाइपोसेंसिटिविटी इज एन एलर्जिक रिएक्शन। जब हम कोई भी दवा लेते हैं और हमारे जो है कोई शरीर पे चकते पड़ जाएं, कोई कुछ भी जो है अर्टिकेरिया
स्किन रैशेज, ये डर्मेटाइटिस, इस टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स पैदा हो जाए, एलर्जी पैदा करते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी इज एन एलर्जिक रिएक्शन टू ए ड्रग एंड डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि जो हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहते हैं वो ना होके अनएक्सपेक्टेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाता है, टॉक्सिक रिएक्शन हो जाती है ना। और ये किस कारण होती है? दिस इज ड्यू टू द फ्रीक्वेंट और इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीबायोटिक्स। अगर हम फ्रीक्वेंटली, हम बार बार जो है अगर उन्हीं दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि एंटीबायोटिक या विटामिन और स्पेशली जो प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं उनसे ये जो है सेंसिटिविटी हो जाती है, तो है ना। तो वंस अगर एक बार हम किसी भी ड्रग के प्रति सेंसिटाइज हो गए तो उसकी जो माइन्यूट डोज है वो भी क्या करेगी? एलर्जी पैदा करेगी हमारे रिएक्शन में जो है ना। तो एलर्जी भी दो टाइप की होती है, एक इमीडिएट टाइप की और एक होती है डिलेड टाइप की। तो इमीडिएट टाइप की क्या है कि वो जैसे ही हमने मेडिसिन ली, जैसे ही हमने मेडिसिन ली तुरंत एकदम जो दिखने लगती है जो है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है और तुरंत जो हमें एड्रेनालिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, नहीं तो डेथ तक भी हो सकती है। और जो डिलेड टाइप की जो होती है वो होती है कि हमने दवा ले ली, वो 4-5-6 घंटे के बाद वो अपना असर, जैसे अर्टिकेरिया ना, जिसपे जो है अर्टिकेरिया में क्या होता है कि स्किन पे जो है मोटे मोटे निशान जो है लाल चकते चकते से दिखाई देते हैं, या स्किन रैशेज लाल लाल निशान दिखाई देते हैं। और डर्मेटाइटिस में होकर जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, इस इमेज में, इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर्स हमारा है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? व्हेन ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड इन नॉर्मल डोज फेल टू प्रोड्यूस द नॉर्मल थेरेप्यूटिक एंड रिक्वायर्स लार्ज डोजेज टू प्रोड्यूस द नॉर्मल इफेक्ट। यानी कि जब किसी ड्रग को हम एडमिनिस्टर करते हैं नॉर्मल डोज में, तो नॉर्मल डोज में वो अपना प्रभाव, थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो नहीं दिखाती है। हमें लार्ज डोज की आवश्यकता होती है, नॉर्मल इफेक्ट के लिए भी हमें डोज की लार्ज आवश्यकता होती है। तो जो ये जो रेजिस्टेंस है, एबनॉर्मल रेजिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। यानी कि हमारी जो है वो क्षमता जो है उस दवा के प्रति बढ़ गई है। यानी कि बार बार जो है, जैसे कि स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर उन्हें निकोटीन दी जाए तो निकोटीन की ज़्यादा मात्रा को वो जो है वो टॉलरेट कर जाते हैं। ऐसे ही जो एल्कोहलिक होते हैं, एल्कोहलिक कैन टॉलरेट लार्ज डोजेस ऑफ एल्कोहल, है ना। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और है कि रैबिट कैन टॉलरेट लार्ज डोजेस ऑफ एट्रोपिन। जो रैबिट है वो जो एट्रोपिन की जो है लार्ज डोजेस को टॉलरेट कर जाता है, क्योंकि ड्यू टू द क्विक डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रग बाय एंजाइम एट्रोपिन एस्टरेज, क्योंकि उसके जो ब्लड के अंदर एंजाइम एस्टरेज प्रेजेंट रहता है रैबिट के, वो क्या करता है, इसके जो है उसका जो ड्रग को जो है क्विकली डिस्ट्रक्शन कर देता है, जिसकी वजह से जो है लार्ज डोज की आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टैकीफाइलैक्सिस। तो इट इज नोन एज द एक्यूट टॉलरेंस। ये क्या होता है? एक्यूट टॉलरेंस होता है जब हम किसी भी दवा को, मान लिया कोई एंटीबायोटिक है, हम उसको बहुत जल्दी शॉर्ट इंटरवल पे जो हम उसको रिपीट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे जो सेल रिसेप्टर्स हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे दवा जो एक्शन करती है कहाँ पे, जो दवा के एक्शन के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, सेल रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्या होते हैं कि बार बार उस दवा को यूज़ करने से जो वो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है वो, चाहे उसकी कितनी भी डोज दो, लेकिन फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है ड्रग का नहीं आता है। अब अगर हम दवाएं की डोज भी बढ़ाएंगे तो भी कोई एक्शन नहीं आता और वो रिवर्स नहीं होता। ये कैसे हो सकता है रिवर्स? ये अगर स्थिति हो जाती है किसी ड्रग के प्रति हमारे टॉलरेंस, एक्यूट टॉलरेंस पैदा हो जाती है, तो इसको कहते हैं, उसका तरीका ये है कि लंबे समय तक अगर हम उसको दवा को नहीं यूज़ करते हैं, तो उसके बाद अगर हम फिर यूज़ करते हैं तो वो स्थिति को जो है रिवर्स हो सकती है, यानी कि फिर वो डोज हमारे लिए जो है फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स पैदा कर सकती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। तो ड्रग्स जैसे कि एफिड्रीन, एम्फेटामाइन, कोकेन एंड नाइट्रेट्स बिहेव इन दिस वे। सो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि जो फैक्टर्स हैं इनकी इमेजेस भी आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको ये फैक्टर्स याद रहेंगे, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सबसे पहले तो सारे फैक्टर्स लिख देने हैं, उसके बाद कम से कम 6-7 फैक्टर्स को डिफाइन कर देना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।